जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का वायरल प्रश्न। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो निश्चित है कि यही प्रश्न आने वाला है परीक्षा में। चलिए हम लोग अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 लिखा है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 और b बराबर 9 q बराबर 8 तो r का मान क्या होगा। तो इस तरह का जब भी प्रश्न पूछे ना तो a बराबर बी क्यू प्लस आर कहने का मतलब है कि a का मान यहाँ भर दीजिए 72 और बी क्यू का मतलब बी में क्यू से गुणा कर दीजिए तो 9 अठे 72 प्लस आर। तो 72 से 72 कैंसिल हो गया, आर का मान हो गया 0। आर का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में होगा। 72 से 72 कटेगा 0, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। 2 नंबर प्रश्न लिखा है कि मौसा ए बी गुणे लसा ए बी बराबर क्या होगा। तो हम सूत्र बताए हैं कि ए इंटू यानी पहला संख्या का गुणनफल और दूसरा संख्या गुणनफल के बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया है तो यानी कि ए इंटू बी होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। 3 नंबर प्रश्न लिखा है कि रूट 15 है। तो रूट 15 क्या है, तो रूट 15 जो है एक अपरिमेय संख्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 124 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। तो 124 का फैक्टर कीजिए, उसका फैक्टर करने का कीजिएगा तो 2 कितना बार आ रहा है उसी को लिख देना है। तो 2 आ रहा है 2 बार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। 5 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो जब भी पूछे कि किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा तो देख लेना है कि ऊपर नीचे अगर कटने वाला नहीं कटने वाला है तो जो हर होता है ना, हर नीचे वाला भाग, उसका क्या करना है, फैक्टर कर देना है। कहने का मतलब कि नीचे वाला भाग का गुणनखंड कीजिएगा और गुणनखंड करने पर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का यदि आ जाता है तो क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 के सिवा अगर दूसरा कोई अंक आ जाता है, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, तो शांत नहीं होगा। इस बात को याद रखना है। तो इसमें 160 का फैक्टर कीजिएगा तो 160 के फैक्टर में 2 5 आएगा, और इसके सिवा इसमें से किसी का भी फैक्टर कीजिएगा तो उसमें नहीं आएगा, 2 5 के सिवा और दूसरा संख्या आएगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 है कि दो संख्याओं का गुणनफल 160 है, उनका मौसा 5 है, तो लसा, तो संख्याओं का लसा क्या होगा। तो गुणनफल दिया हुआ है और मौसा दिया हुआ है, तो लघुत्तम पूछता है तो गुणनफल को महत्तम से भाग कर दीजिए। तो 16 को 5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 7 नंबर। 36 और 84 का मौसा क्या होगा। 36 और 84 का मौसा क्या होगा। तो इस प्रश्न को आप लोग ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाइएगा, सब्जेक्टिव की तरह बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देख लेना है कि ये 36 और 84 इसमें से सबसे जो बड़ा है उसमें से कौन से कट जाएगा। तो ये बाद में इसको देखेंगे। 14 और 12 में 14 बड़ा है तो 14 से 36 कटता नहीं है, तो ये होगा ही नहीं। 12 से कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा, 84 कट जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से लगाइएगा तो जल्दी से होगा और प्रश्नों को आप लोग अधिक से अधिक बना सकते हैं कम समय में। 8 नंबर लिखा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है, तो याद रखिएगा कि बहुपद का मतलब होता क्या है, बहुपद कौन कहलाएगा। तो बहुपद में नहीं है पूछा है ना, तो नहीं का मतलब समझ लीजिए। अगर बाटा में चर दिखाई दे, चर कहने का मतलब एक्स वाई जेड होता है। अगर बाटा में कोई चर दिखाई दे तो बहुपद नहीं होगा। माइनस में चर के पावर माइनस दिखाई दे, माइनस में एक भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, तो माइनस में दिखाई दे तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और रूट में चर दिखाई दे तो बहुपद नहीं होगा। यानी इस तीन को बात को अगर ये ध्यान में रखते हैं, ये तीनों को छोड़ दीजिए, बाकी सब बहुपद होता है। तो ये तीनों को छोड़ दीजिएगा तो बचेगा क्या, इसमें देखिए चर जो है बाटा में नहीं है, ना रूट में है ना इन्वर्स में, तो बहुपद होगा। ये वाला चर है और ये वाला चर है, ना रूट में है ना बाटा में है ना इन्वर्स में, तो ये भी बहुपद होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये चर है, ये बाटा में है, तो ये बहुपद नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 नंबर प्रश्न के किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, तो बी का मान -2 है, माइनस से माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो +2, ए का मान है 1, तो प्लस में 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। 10 नंबर लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है। तो इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे तो इसका 2 तरीका है हल करने का, या तो ऑप्शन से जांच कर दीजिए या इसका फैक्टर कर दीजिए। कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से लास्ट वाला में गुणा कीजिएगा, तो ये गुणांक 1 है और यहाँ पे -3 है, तो -3 का फैक्टर ऐसा करना है, 2 फैक्टर जिसको
गुणा करने पर -3 आए और जोड़ने या घटाने पर माइनस में 2 आए। तो अगर -3 में हम 1 से गुणा कर दें तो -3 हो जाएगा, और इसको जोड़ दें तो -3 में 1 जोड़िएगा तो माइनस में 2 बच जाएगा। यानी कि यहाँ नियम काम कर रहा है। तो x का मान क्या हो जाता है, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। यानी कि 3, -1 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 11। 11 नंबर लिखा है कि यदि ए बी द्विघात बहुपद ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब देखिए इस क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया है। उल्टा कर दिया है तो हम लोग जानते क्या है कि ऐसे रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं तो माइनस बी बाई ए लिखते हैं। बट इसको कर क्या दिया है, इसको कर दिया है कि सी एक्स स्क्वायर अब प्लस में बी एक्स अब प्लस में ए कर दिया है। तो बस ये b का मान तो b है, केवल a का मान चेंज कर दिया है, तो माइनस में b बाई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में b बाई सी हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न लिखा है कि त्रिघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। तो सूत्र ये देखिए, सूत्र याद रखिएगा। यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई होता है। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा का सूत्र सी बाई होता है, और अल्फा बीटा गामा का होता है माइनस टी बाई ए। तो इस बात को याद रखिएगा, इस सूत्र को याद रखिएगा। अभी अल्फा बीटा गामा का पूछा है, हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का भी पूछ दे या इसका भी पूछ दे। तो ये सूत्र आप लोग याद रखिए ताकि परीक्षा में आसानी से बना सके। तो ये ए का मान होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। तो सूत्र क्या होता है, माइनस डी बाई ए। तो डी का मान -2, यानी कि यहाँ पे -2। अब माइनस पहले से ये है। अब ए का मान कितना, ए का मान है 2, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा 1। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर लिखा है कि यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 4 और जी एक्स का घात 2 है तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात क्या होगा। तो याद रखिए कि जो अंक है ना, इसको इससे भाग दे दीजिए, यानी 4 को 2 से भाग दीजिएगा तो बचेगा 2, यानी कि इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न, यदि q धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इस पे ध्यान देना है। पूछा क्या है, विषम पूर्णांक पूछा है। तो ये देख लेना है कि जो गुणांक है सम है, और ये प्लस में क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, वहीं विषम पूर्णांक होगा। और सम पूछेगा तो प्लस में सम संख्या वाला सम पूर्णांक होगा। ये सम पूर्णांक हो जाएगा तीनों, है ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। बी राइट आंसर होगा। 15 नंबर लिखा है कि बहुपद 3x स्क्वायर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 का घात होगा। यानी घात जब भी पूछे तो देख लेना है कि पावर में जो सबसे बड़ा होगा वहीं उसका घात होगा। तो पावर में सबसे बड़ा 3 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न संख्या 16 लिखा है किसी द्विघात बहुपद की शून्यक यदि 1 एवं 1 है तो द्विघात बहुपद होगा। ये पूछा क्या है, शून्यक का है, ये शून्यकों का योगफल गुणनफल नहीं कहा है, ये शून्यक का है। तो इस बात को ध्यान देना है। तो जब शून्यक का है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल निकालना पड़ेगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। तो योगफल निकालिएगा तो 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 आई, गुणनफल निकालिएगा तो 1 में से 1 में गुणा कीजिएगा तो 1 होगा। कहने का मतलब है कि जब भी अल्फा प्लस बीटा का मान प्लस में दे, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में दे, तो याद रखिएगा कि जो एक्स का गुणांक होगा वो प्लस में, और जो अचर पद होगा माइनस में, अचर पद भी होगा, सॉरी, यहाँ पे जब प्लस में देगा तो एक्स का गुणांक माइनस में और अचर पद प्लस में होना चाहिए। तो एक्स का गुणांक माइनस में इसमें भी है और प्लस में है, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में होना चाहिए और माइनस में होना चाहिए। अगर माइनस में आता है तो ये प्लस में रहेगा, और प्लस में आता है तो माइनस में रहेगा। याद रखिएगा, उल्टा लिखा जाता है चिन्ह को। 17 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक, जब भी यौगिक पूछ दे तो यौगिक का मतलब याद रखिएगा क्या, भाज्य संख्या। यौगिक का मतलब क्या याद रखना है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या इसमें कौन है, 32 है। 32 को कटाया जा सकता है, लेकिन ये 3 गो संख्या अभाज्य है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है, यानी कि इसमें सहअभाज्य की बात किया गया। तो जब भी सहअभाज्य की बात करें ना, तो सहअभाज्य में याद रखिए जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसमें से 14 35 है, तो इसका तो HCF 7 होगा, सिंपल सा है। ये 18 25 है, तो 18 25 का HCF क्या होगा, ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, एक संख्या से दोनों नहीं कटेगा।
तो एक संख्या से जब दोनों नहीं कटता है तो उसी का HCF क्या होता है, 1 होता है, यानी कि इसका HCF हो जाएगा 1। राइट आंसर 18 25 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 में लिखा है कि यदि बहुपद 3x² + 8x + k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान होगा। यानी शून्यक का एक दूसरे के व्युत्क्रम है तब k का मान क्या होगा। तो जब भी शून्यक व्युत्क्रम देना होता है अल्फा बीटा, मान लीजिए कि इसका 2 शून्यक है तो अल्फा बराबर 1 बाई कितना व्युत्क्रम है तो 1 बाई बीटा हो जाएगा, एक दूसरे का व्युत्क्रम। इसका मान निकाल लीजिएगा, इसको इधर भेजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है क्या है, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है तो c का मान k और a का मान 3, यानी k/3 बराबर कितना 1। तो k बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए k बराबर 3 से 1 में गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी परीक्षा में सफल बन सके। 20 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 का हल होगा। तो यहाँ पे तीनों आपको हम समझा देते हैं, 3 तरह का इसका हल होता है। तो जब तीनों बराबर रहे, तीनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो जब भी बराबर हो जाएगा तो उसका अनगिनत हल होता है। बराबर होगा तो क्या होगा, उसका अनगिनत हल होगा। यदि ये वाला इसके बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो, तो जब बराबर 2 गो बराबर होगा, 1 गो बराबर नहीं होगा, तो उसका कोई हल नहीं होता है। और जब ये दोनों में से कोई भी बराबर ना हो तो उसका अद्वितीय हल होता है। ये 3 बात को याद रखना है। अगला प्रश्न है 21 नंबर लिखा है समीकरण x + y बराबर 8 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो जब भी एगो समीकरण दे दे, एगो समीकरण और x y उसमें शामिल हो तो याद रखिएगा कि अनंत हल होता है, यानी अनगिनत हल होता है उसका। अगला प्रश्न है 22 नंबर लिखा है कि 29x + 37y बराबर 103 एवं 37x + 29y बराबर 95, तब x यानी कि समीकरण का हल क्या होगा। तो इसको हल कीजिएगा तो बहुत लंबा सॉल्यूशन होता है इसका, लेकिन एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से हल कीजिएगा तो बिल्कुल 2 सेकंड में आप हल कर सकते हैं। ट्रिक क्या है कि ऑप्शन से बना दीजिए, ऑप्शन भर दीजिए, x का मान 1 y का मान 2, तो 1 भरिएगा तो 29 से कम 29 और 37 दूना हो क्या होता है, 37 दूना 7 दूना 14, 3 दूना 6 के साथ 74 होता है। 29 से 74 जोड़िएगा तो 103 हो जाएगा। और यहाँ पे भरिएगा तो 37 से कम 37 और 29 दूना 58 होता है, 37 58 95 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन हो ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप बनाइएगा ऑप्शन से तो आसानी से बनेगा और समय भी बचेगा। अगला प्रश्न है 23 लिखा है कि एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा निरूपित करता है। एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा निरूपित करता है। तो जब भी एक घातीय समीकरण की बात कर दे तो याद रखिएगा परवलय होता है, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 24 लिखा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx - y बराबर 2 और 6x - 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल होगा। तो हम लोग को पता है कि अद्वितीय हल कब होता है, a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तब होता है। तो a1 का मान कितना k, a2 का मान 6 और नॉट इक्वल का चिन्ह रहेगा, b1 का मान -1 और b2 का मान -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से इसको काट दीजिए, 2 3 6 और के का मान कितना हो जाएगा, के नॉट इक्वल टू 3 से 1 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, यानी के नॉट इक्वल टू 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला है 25 नंबर लिखा है प्रश्न कि यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। यानी जब समांतर रेखा होगा तब हल की संख्या क्या होता है, जब समांतर रेखा हो जाता है तो कोई हल नहीं होता है। और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा, और संपाती होगा तो अनगिनत हल हो जाएगा, याद रहेगा। अगला प्रश्न है 26 निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तब द्विघात समीकरण की बात किया है तो ये तो x² दिख रहा है तो द्विघात समीकरण है, ये भी x² दिख रहा है द्विघात समीकरण, इसमें भी x² दिख रहा है द्विघात समीकरण है, इसमें भी x² है। परंतु बताए हैं कि यदि चर रूट में आ जाएगा तो बहुपद होगा ही नहीं, तो जब बहुपद नहीं होगा तो समीकरण भी नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर प्रश्न लिखा है कि द्विघात समीकरण bx² + ax + c बराबर 0 का विवेचक कौन होगा। यानी विवेचक बताना है। तो विवेचक क्या होता है, bx² + ax + c। हम लोग समीकरण पढ़े हैं कि ax² + bx + c रहेगा, तो इसका विवेचक आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये खाली जगह ही चेंज कर दिया है।
तो इसका ये जो रहेगा इस तरह से रहेगा, तो सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो अब b के जगह पर a कर दिया है, तो हम क्या कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 4, और a का मान है b और c का तो c है ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर, यानी ए स्क्वायर माइनस 4bc ऑप्शन कौन सा है, ए वाला है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। 28 लगा, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के विविधकर होगा, तब विविधकर या विवेचक एक ही होता है, यानी कि विवेचक और विविधकर निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का सूत्र लगाइएगा। तो b का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 1 और c का भी मान है 1, तो 4 का स्क्वायर 16 में से 4 घटा दीजिए तो हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है 29 नंबर लिखा है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का मूल 2 है, तो ये यानी कि अल्फा का मान क्या होगा, यानी कि ये वाला अल्फा का मान बताना है। तो जब भी मूल दिया रहे तो x के जगह पर उसको भर दीजिए, तो x के जगह पर 2 भरिएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यानी कि 2 गुणे 4 प्लस यहाँ पे 4 अल्फा हो जाएगा प्लस में 6 बराबर में 0, तो 4 दूना 8 और 6 14, यानी 14 प्लस 4 अल्फा बराबर 0, तो इसका मान निकाल दीजिएगा तही जाएगा उधर, यानी 4 अल्फा बराबर माइनस में 14, और इसको काट दीजिएगा, अच्छा यहाँ पे 2 है ना, 2 रहेगा 2 अल्फा, ठीक है 2 अल्फा रहेगा, तो काट दीजिएगा इसको, तो 2 7 14, यानी कि माइनस में 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो -7 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर लिखा है कि द्विघात समीकरण की मूल 5 और -2 है, तो वह समीकरण होगा। तो मूल इसका दिया हुआ है 5 और -2, तो जब भी अभी बताएं कि जब मूल दिया रहे तो क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए। तो अल्फा का मान 5, बीटा का मान -2, तो 5 और -2 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3 बचेगा, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो इसको गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10, यानी कि माइनस में 10, तो -10 वाला ऑप्शन 2 है, ठीक है। अब इसको देख लेना क्या है, प्लस में है तो माइनस में कौन सा है, ये वाला प्लस में है ना, तो माइनस में देख लीजिए कौन सा है, तो माइनस में ये वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न लिखा कि यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 के मूल है, तब 1/1 प्लस अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछे ना, तो ऊपर क्या कर दीजिए, ऊपर इसका कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा, और नीचे कर दीजिए अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिएगा, तो -b/a होता है, तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -8/3 हो जाएगा। अब बट्टा अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, तो c का मान 2 और a का मान 3, तो ये 2/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल है, 2 चौका 8 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर लिखा है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविधकर का मान 0 से बड़ा है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो जब भी दे दे 0 से बड़ा, इस पे ध्यान देना है, 0 के बराबर लिखा है कि बड़ा लिखा है या छोटा लिखा है। तो जब भी 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा, 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा, और 0 से छोटा होगा, 0 से जब छोटा होगा तो वास्तविक नहीं, यानी कि कोई हल नहीं होता है, और 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और बराबर होगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न 33 में लगे समांतर श्रेणी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का सार्वंतर क्या होगा। तो इसमें से इसको घटाइए, सार्वंतर दूसरा पद में से पहला पद, चाहे तीसरा में से दूसरा, चाहे चौथा में से तीसरा घटाइए, तो घटाइएगा तो बचेगा क्या, 1.1 बचेगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 34 लिखा कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी जांच करने के लिए दूसरा में से पहला पद, तीसरा में से दूसरा पद घटाइए, बराबर है तो समांतर श्रेणी में है, तो ये वाला तो बराबर आएगा नहीं, क्योंकि 4 में से 2 घटेगा 2 और 8 में से 4 घटेगा 4 हो जाएगा, और इसको घटाइए, -6 में से -10 घटेगा, तो प्लस में कितना आएगा, इसका अंतर प्लस में 4 आएगा, इसको घटाइए, -2 में से -6 घटेगा तो यहाँ भी प्लस में 4, 2 में से -2 घटेगा तो प्लस में 4, यानी कि इसका अंतर बराबर आ रहा है, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 35 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि यदि 4/5 a, 2 की समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो a का मान क्या होगा। जब भी इस तरह का पद दे देना
तो इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, जोड़ दीजिए इसको 4/5 और प्लस में 2 जोड़ के 2 से भाग कर देना है। तो ये जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसको गुणा कर दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, तो 5 दूना 10 और 4 14, यानी 14/5 और बट्टा में 2। तो इसके लिए भी नीचे 1 लगा सकते हैं, तो 14/5 और ये 1 चला जाएगा ऊपर, यानी 1/2, तो ये कट जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी कि 7/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7/5 ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 नंबर लिखा है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n+8 तो सार्वंतर क्या होगा। तो इस तरह का जब भी दे देना nवां पद, तो पहले a1 निकाल लीजिए और a2 निकाल लीजिए, यानी कि n का मान 1 भरिएगा तो a1 का मान निकल जाएगा, तो 1 भरिएगा तो 3 एकम 3 और 5 8 हो गया, और a2 निकालिएगा तो यानी कि n का मान 2 भरिएगा तो 3 दूना 6 5 11, 8 में से 11 घटा दीजिए, 11 में से 8 घटेगा तो कितना 3 बचेगा, 11 में से 8 घटेगा 3, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 37 नंबर के समांतर श्रेणी 5 7 11 9 का कौन सा पद 29 है। तो कौन सा पद 29 है, तो जब भी कौन सा पद 29 से पूछे ना, यानी n का मान पूछे, तो करना क्या है, इस 29 में से 5 को घटाइए, 29 में से 5 को घटाइएगा तो बचेगा कितना 24 बचेगा, 24 बचा, और इस दोनों का अंतर निकाल लीजिए, दोनों का अंतर निकाल लीजिए, अंतर कितना है, अंतर है 7 में से 5 घटेगा तो 2 से भाग दे दीजिए, और 2 से भाग देने के बाद 1 को जोड़ देना है, तो एक भाग दीजिएगा तो 12 हो गया, 12 में 1 जोड़िएगा तो कितना 13 हो गया, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 13, यानी कि 13वां पद इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 एवं सार्वंतर -4 है तो प्रथम पद क्या होगा। यानी 7वां पद दिया है a + 6d बराबर दे दिया है कितना 4 दे दिया है, और d का मान दे दिया है -4, तो मान भर के a का मान निकाल लीजिए, a + 6 गुणे -4, तो 6 चौका 24, ये हो गया a - 24 बराबर 4, तो ये आकर इधर जुड़ जाएगा, तो a बराबर 24 है 4 28 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है 39 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में a18 - a14 बराबर 32 तो सार्वंतर, जब भी सार्वंतर पूछे तो ई दोनों का अंतर निकाल दीजिए, ई दोनों का अंतर निकालिए, कितना होगा 18 में से 14 घटेगा, यानी 18 में से 14 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 को 32 से भाग दे दीजिए, तो 8 चौका 32 होता है, यानी कि 32 को 4 से भाग दीजिए तो 4 8 32, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... n बराबर होगा, तो ये इसका सूत्र होता है, यानी कि ये प्रकृत संख्याओं का सम पूछा है, यानी योग पूछा है, तो इसका सूत्र है n × n + 1/2 होता है, ये सूत्र है, इसको याद रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न लिखा है कि प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 10 विषम प्रकृत संख्या का योग पूछा है, 10 विषम प्रकृत संख्या का योग, तो 10 विषम प्रकृत संख्या कहने का मतलब है कि विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 और 10 को जब भी कहेगा ना तो 10 को कहेगा तो 10 दूना 20 होता है, वो कम कर दीजिए 19 हो जाएगा, यानी अंतिमवा संख्या क्या हो जाएगा 19। 15 को पूछेगा तो अंतिमवा 29 हो जाएगा। योग का है, तो योग के लिए हमें सूत्र क्या पता है, SN बराबर छोटा वाला सूत्र होता है n/2 × a + l होता है, l का मतलब अंतिम पद, तो n का मतलब n हमें पता है, n कितना 10, यानी कि 10/2 हो जाएगा, और 1 यानी प्रथम पद 1 प्लस l, l का मतलब अंतिम पद है 19, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 19 × 1 = 20 है, 20 × 5 = 100 हो जाएगा, यानी इतना सिंपल सा बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 लिखा है कि y अक्ष से बिंदु a 7 8 की दूरी है, यानी कि y अक्ष से बिंदु इसका दूरी बताना है 7 8 की दूरी, जब भी से कहेगा ना से, तो से कहेगा तो इस अक्ष के विपरीत चले जाइएगा, और पर कह दे तो वही अक्ष होगा, तो जब से का है तो इस अक्ष का विपरीत, यानी y अक्ष का है तो x का मान लेंगे, क्योंकि ये होता है x और ये होता है y, तो जब भी y अक्ष से कह दे तो x का मान लेंगे, और पर कह दे तो y का ही लिया जाएगा, और x पर कहे तो x का लिया जाएगा, तो y अक्ष से का है ना, तो से कह दिया है तो x वाला लेंगे, तो x बराबर 7 दिया है तो 7 ही का ही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 43 नंबर लिखा है कि बिंदु -5 -3 किस पाद में है, यानी किस चतुर्थांश में है बताना है, तो माइनस माइनस होता है तीसरा चतुर्थांश में, यहाँ समझ लीजिए, जिसको भी दिक्कत है समझ लेंगे
ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा होता है। यहाँ एक्स, यहाँ एक्स डैश, वाई वाई डैश, याद रहेगा इतना। तो ये होता है प्लस प्लस, ये क्या होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, और ये होता है माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस। 44 नंबर प्रश्न लिखा कि एक अक्ष का समीकरण है। एक अक्ष का समीकरण जब भी पूछेगा तो y बराबर 0 रहेगा, ठीक है। एक अक्ष का समीकरण पूछे तो y बराबर 0, और y अक्ष का पूछे तो x बराबर 0, ठीक है, याद रखिएगा। 45 नंबर लिखा है बिंदु P माइनस 6, 8 की मूल बिंदु से दूरी। जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए और फिर वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 6 का स्क्वायर 36, अब प्लस 8 का स्क्वायर 64, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 36 64 कितना हो गया 100 हो गया, और 100 का वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, यानी 10 इकाई राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न लिखा है कि बिंदु ए 7 13 एवं बिंदु बी 10 9 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब भी दूरी पूछे तो ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने के लिए इसमें से इसको घटाइए, यानी 10 में से 7 घटाइएगा तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 9 में से 13 घटाइएगा या 13 में से 9 घटाइएगा तो 4 होगा, स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 जोड़ दीजिएगा 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 5 इकाई हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न लिखा है कि बिंदु ए माइनस 5 4 एवं बी 4 माइनस 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे तो सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, और y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। तो इसको जोड़ दीजिए, -5 में 7 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, बट्टा में 2, यानी 2 को 2 से भाग दीजिएगा तो 1 हो गया, x का मान हो गया 1, y भी y1 प्लस y2, 4 में 8 जोड़िएगा तो -4 हो जाएगा, और -4 को 2 से भाग दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि y का मान हो गया -2, यानी कि 1 और -2 वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तो इसका बी राइट आंसर होगा। 48 नंबर लिखा है कि x बराबर 15 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। इस तरह का प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो जब भी x बराबर 15 का आलेख पूछे कैसी सरल रेखा होगी, तो जब भी सरल रेखा पूछेगा तो y अक्ष के समांतर होगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर पूछ दे कि x बराबर 15 का आलेख किस अक्ष पर होगी, अगर किस अक्ष की बात पूछता है तो x बराबर 15 है तो x अक्ष पर होगा, लेकिन सरल रेखा जब पूछेगा तो y अक्ष के समांतर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 नंबर लिखा है कि बिंदु 4.5 और 7.6 की कोटि कौन होगी। तो कोटि और भुज समझ लीजिए, ये ग्राफ हो गया, तो जब खड़ा होकर बाह को फैलाते हैं तो ये क्या होता है भुजा होता है, इसलिए इसको क्या कहिएगा भुज कहिएगा, यानी एक अक्ष जो होता है एक अक्ष को भुज कहिएगा, और वाई अक्ष जो होता है वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, ठीक है, एक अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि। तो इसमें पूछा क्या है, कोटि का मान पूछा है, तो y का मान कितना है, तो y का मान है 7.6, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 50 लिखा है त्रिभुज ए ओ बी जिसके शीर्ष ए 0 ओ 0 और बी 0 बी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरह का जब भी प्रश्न है तो ये बहुत ही सिंपल होता है, एक 0 दे दिया है तो बाहर वाला के साथ और अंदर वाला के साथ गुणा करके अंतर निकाल दीजिए। तो ए से बी में कीजिएगा तो ए बी, 0 से 0 में कीजिएगा तो 0, अंतर निकालना है तो माइनस, और 2 से इसको भाग दे दीजिए, यानी कि ए बी में से 0 घटेगा तो ए बी बचेगा, यानी कि ए बी बाई 2 हो जाएगा, यानी 1/2 ए बी वर्ग इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 51 नंबर प्रश्न लिखा है यदि ए बराबर -6, 5 एवं बी बराबर -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पी a/2 है तो ए का मान क्या होगा, यानी अल्फा/2 है तो अल्फा का मान क्या होगा। तो मध्य बिंदु x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2/2 होता है, बस यही सूत्र लगा दीजिए। तो x का मान दिया कितना है a/2 दिया है, यानी अल्फा/2 दिया है, और x1 का मान -6 प्लस x2 का मान -2, तो माइनस बट्टा में 2 होता है, तो 2 से 2 को काट दीजिए तो अल्फा बराबर कितना -6 -2 हो जाएगा, माइनस में 8, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न संख्या 52 लिखा है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक किस में चेंज होता है 90 पर रहता है, तो सेक में चेंज होता है, तो सेक थीटा इसका राइट आंसर होगा।
10 48 10 23 10 42 10 67, यानी कि 10 48 और 42 जोड़िएगा 90, 23 और 67 जोड़िएगा 90, और एक को चेंज कर दीजिएगा, इसमें इसको चेंज कर दीजिए, इसमें इसको चेंज कर दीजिए, तो दोनों क्या है, कॉट हो जाएगा, कोण बराबर हो जाएगा। तो 10 कॉट का मान होता है 1, यानी कि इस प्रश्न का जब भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो आंख बंद करके जो ऑप्शन में ए रहेगा, एक रहेगा, उसी को लगा दीजिएगा। इसका राइट आंसर होता है हमेशा एक। और इस 54 नंबर लिखा है कि कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए। एक को चेंज कर दीजिएगा तो एक जैसा हो जाएगा, कॉस को चेंज करिएगा तो साइन में 73 होगा, और साइन को चेंज करिएगा तो कॉस में 73 होगा, तो कॉस में से कॉस घटेगा 0, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री। इस तरह से करते करते क्या है, जाइएगा जब आगे तक तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कहने का मतलब ये गुणा में है ना, तो गुणा में है तो 90 के बाद जब भी जाइएगा ना तो कॉस 180 डिग्री जैसा मान लीजिए, तो 90 के बाद जाइएगा तो क्या होता है, कॉस का मान माइनस में आने लगता है, तो कॉस 180 डिग्री का मान हो जाएगा -1, और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो -1 में 0 से गुणा होगा तो 0 राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सेक 0। सेक 0 का मान कितना होता है, सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस 0 का मान 1 तो सेक 0 का भी मान 1, क्योंकि कॉस के उल्टा होता है सेक, उल्टा कीजिएगा तो भी 1 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 45 डिग्री का है तो 45 भर दीजिएगा, टेन 45 का मान कितना, टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 बटा साइन 45 का मान कितना, साइन 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1, इसका प्लस बाटा का बाटा है तो हटा दीजिए, 1 स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर है ना, √2 का स्क्वायर 2, तो 2 चला जाएगा ऊपर और 1 रह जाएगा नीचे, तो 1 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना, 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सत्य है, यानी कि बताना है कौन सत्य है। साइन 30 डिग्री साइन कॉस 30 डिग्री का मान बराबर होता है, नहीं होता है। साइन 30 डिग्री या टेन 30 डिग्री का मान बराबर होता है, नहीं होता है। साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, तो साइन 30 का जो मान होगा वही कॉस 60 का मान होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 59 लिखा है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का मान क्या होगा, यानी अल्फा का भी मान 60 है और बीटा का भी मान 60 है, तो 60 में से 60 घटेगा 0, यानी कॉस 0 डिग्री का मान बताना है, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, और इसको क्या कीजिए, कॉस इसको भी चेंज कर दीजिए तो 1/cos स्क्वायर ये हो जाएगा। बड़का ए है तो बड़का ए लिखिए, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, बचा क्या 1, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 और 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि 1 माइनस 1 और बट्टा में 1 प्लस 1, एक में से घटेगा 0/2, तो किसी भी संख्या का बट्टा रहता है, 0 का बट्टा कुछ भी हो तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है, यानी कि डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर लिखा है कि 2 साइन 2 थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से मान निकाल दीजिए, आसानी से निकाल सकते हैं, 2 इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, यानी साइन 2 थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा। तो साइन में √3/2 किसका मान होता है, साइन में √3/2 होता है 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल है, 2 से 60 काट दीजिए 30 बार में, यानी कि थीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि ए बराबर 65 डिग्री तो टेन ए इंटू कॉट ए का मान क्या होगा। तो ये टेन और कॉट जब भी दिया रहे एक साथ गुणा में रहे तो उसका मान 1 होता है, कोण भी बढ़िएगा तो कोण बुलियाने के लिए दिया हुआ है, इसका मान 1 ही होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 64 नंबर लिखा है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 10 डिग्री एवं 4a 90 डिग्री से कम हो तो ये का मान क्या होगा। तो इसको क्या कीजिए, इसको भी कॉसेक के रूप में चेंज कर दीजिए, इसको भी कॉसेक में चेंज कीजिएगा तो कॉसेक
90 डिग्री माइनस 4a हो जाएगा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, ये वाला दिया है बराबर में कितना, कॉसेक a माइनस 10 डिग्री। तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल कर दीजिए, तो बचा कितना, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 10 बचा। तो अंक वाला एक तरफ है, ए वाला एक तरफ कर दीजिए। तो 10 इधर आएगा तो 90 में प्लस होगा, और ए 4 इधर आएगा तो ये भी 4 प्लस होगा। तो 4 1 5 हो जाएगा, 90 10 100 हो जाएगा, बराबर में 5 ए हो जाएगा। तो 5 से 100 को काटिएगा 20 बार में, 20 25 100। तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया 20 डिग्री, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 65 लिखा है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो कॉट को चेंज कीजिएगा 10 में, कॉट किस में चेंज होगा, 10 में, यानी कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस इसको 10 में चेंज कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये 10 डिग्री, यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा का कीजिएगा ना तो 90 माइनस 10 होगा, तो 10 में चेंज हो जाएगा, 10 10 डिग्री, तो 10 स्क्वायर 10 डिग्री या सेक स्क्वायर 10 डिग्री। तो इसको थीटा यदि मान लिया जाता है, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा सूत्र लगा दीजिए कि ए प्लस बी का मान दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होता है। तो सूत्र याद है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस में 2ab होता है। तो वही मान भर दीजिए, इसको ए मानिए इसको बी मानिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी, यानी कि 10 थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, माइनस में 2 10 थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा। तो इसका मान दिया गया, इसका मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 2 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2, 25 में से 2 घटाइएगा तो बचेगा कितना, 23, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर होगा। निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर होगा, तो √2 के बराबर होता है कॉसेक 45 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, कॉस 45 का मान होता है 1/2, और साइन 30 का मान होता है, कॉस 45 का होता है 1/2, और साइन 30 का मान होता है 1/2, और कॉस 60 का मान होता है √3, टेन 60 का √3 होता है, और इसका मान होता है √2। ठीक है, याद रखिएगा इस सबको। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न लिखा है कि साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो मान भर दीजिएगा, साइन 60 का मान कितना, √3/2 का स्क्वायर, और माइनस कॉस 60 का 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 का 2 का स्क्वायर 4। तो ये बेस बराबर है तो इसको घटा देते हैं, यानी 3 में से 1 घटेगा तो 2/4, इसको घटा दीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 69 लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 6 सेमी और ए सी बराबर 2√3 सेमी, तो कोण बी का मान क्या होगा। तो त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। कोण ए को कहा है 90 डिग्री, ए कितना यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, इसको बी मान लिया जाए, इसको सी मान लिया जाए। ए बी दे दिया है कितना 6, ए सी दे दिया है कितना 2√3, पूछा है कोण बी का मान क्या होगा। यहाँ से जब देखिएगा तो है लंब होगा या आधार होगा, तो लंब आधार किस में 10 में होता है, तो 10 थीटा बराबर निकाल दीजिए 2√3 और बटा में 6, तो 2 तिया 6, 3 से √3 को काटिएगा तो बच जाएगा 1/√3। तो 10 में 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि स्तंभ की छाया की लंबाई 2√3 मीटर है और सूर्य का कोण 60 डिग्री है, तो स्तंभ की लंबाई क्या होगी। लंबाई पूछा गया, देखिए ये भी चित्र से समझ लीजिए आसानी से। छाया की लंबाई दिया है तो छाया नीचे बनता है, तो यानी कि 2√3 हो गया, ए बी सी मान लीजिए इसको, ए बी सी, और उन्नयन कोण नीचे बनता है, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो कह रहे कि इसका मान क्या होगा, तो 10 60 डिग्री निकाल दीजिए, 10 60 डिग्री लेकर के निकाल दीजिए, तो पी वाई भी होता है, यानी कि ए बी बटा 2√3 हो जाएगा। तो 10 60 का मान कितना √3 होता है, बराबर में
ए बी बटा 2√3 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिएगा तो ए बी बराबर कितना निकला, 2√3 से √3 होगा तो 3, तो 3 दूना 6, यानी कि 6 मीटर निकल गया ए बी का मान, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71। 71 लिखा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दे, भुजा का अनुपात पूछे, तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 25 का वर्गमूल 5 और 64 का वर्गमूल 8, तो 5:8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि त्रिभुज ABC में दिया है AB बराबर 6 सेमी, AC बराबर 8 सेमी और AD बराबर कोण A का अर्धक है, तो BD और DC का अनुपात क्या होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज कौन सा का है, ABC और AD कोण A का अर्धक है, तो कोण A को आधा आधा कर दीजिएगा यहाँ से, तो D हो जाएगा। अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एगो ADB और ADC, और ये चूंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हो रहा है, समरूप हो रहा है, तो AD बटा AC बराबर BD बटा DC हो जाएगा, BD बटा DC हो जाएगा। तो AD का मान कितना, AB, यहाँ AB बटा AC होगा, ठीक है, AB बटा AC, यानी इसका अनुपात बराबर होगा और इसका अनुपात बराबर होता है जब त्रिभुज समरूप होता है। तो AB का मान दे दिया है 6 और AC का मान दे दिया है 8 बराबर BD बटा DC। तो इकट जाएगा 2 तिया 6 और 2 चौका 8, यानी कि BD और DC का अनुपात कितना गया, 3:4 आ गया। तो 3:4 वाला है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। 73 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं है, कोण APB बराबर 80 डिग्री हो तो POA का मान क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त हो गया, मान लीजिए एक वृत्त हो गया, एक बाह्य बिंदु यहाँ ले लीजिए, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दीजिए इस पे और इसको मिला दीजिए केंद्र से, और इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको O मान लीजिए, और कहा है कि PA, इसको P मान लीजिए, इसको A और इसको B मान लीजिए। दिया क्या है, APB यानी यह पूरा कोण दिया है 80 डिग्री, आधा कोणवा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का होगा, खाली इतना कोणवा हो गया 40 डिग्री का। और पूछा क्या है, POA यानी इसका मान पूछा है कितना डिग्री होगा। तो हम जानते हैं कि जब केंद्र से लंब डाला जाता है स्पर्श रेखा पर तो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 का। तो 90 डिग्री का होगा, तो 40 और 90 जोड़ दीजिए, 40 और 90 कितना, 130 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना, 180 होता है, तो 180 में से 130 को घटा दीजिए, तो बच कितना जाएगा, 50 डिग्री बच जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिंपल सा है, समझ में आ गया, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है 74 लिखा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। यानी कि जब भी क्वेश्चन समझिए, ध्यान से समझिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। लिखा है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी खींची गई स्पर्श रेखा कहाँ से होकर जाती है, त्रिज्या से होकर जाती है। तो जब भी त्रिज्या से स्पर्श रेखा होकर जाएगा तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अभी यहाँ पे समझा है कि यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है ना, त्रिज्या से स्पर्श रेखा जा रहा है जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया है, तो 90 डिग्री का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी बाह्य बिंदु ए से केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AP और AQ खींची गई है। AP 10 है तो AQ क्या होगा। तो जब हमको पता है कि स्पर्श रेखा क्या होता है, उसकी लंबाई बराबर होता है, यानी AP बराबर AQ होगा। तो AP का जो मान होगा वहीं AQ का भी मान होगा, यानी 10 से भी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न लिखते हैं प्रश्न संख्या 76 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि BC केंद्र O वाले वृत्त का एक व्यास है एवं D वृत्त की परिधि पर एक बिंदु, तो BDC का मान होगा। तो याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो गया, वृत्त हो गया और एक व्यास हो गया, तो व्यास से कहीं भी कोण बनाया जाए ना, कहीं भी कोण बनाया जाए व्यास से, तो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है, 90 डिग्री का, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर प्रश्न लिखा है कि
किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाखंडों को कहते हैं। तो अलग बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करेगा तो उसको छेदक रेखा कहा जाएगा, और स्पर्श करेगा तो स्पर्श रेखा कहा जाएगा। ठीक है, अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद जब करेगा तो छेदक रेखा हो जाएगा, स्पर्श करेगा तो स्पर्श रेखा हो जाएगा, और जीवा उसके बीच में रहता है, यानी वृत्त के अंदर जो खींचा जाता है उसको जीवा बोला जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 नंबर प्रश्न क्या कह रही, जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। जैसे चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। ये चित्र हो गया, एक ये वृत्त हो गया और ये भी जीवा हो गया। ये केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाता है, 50 डिग्री की, यानी कि यहाँ पे 50 डिग्री का ये कोण बनाता है। और हम जानते हैं कि त्रिज्या द्वारा स्पर्श रेखा पर जो खींचा जाता है कोण बनता है वहाँ कितना डिग्री का बनता है, 90 का। तो यहाँ भी बन जाएगा 90 का। और क्वेश्चन के अनुसार कहा कि ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी स्पर्श रेखा ये है तो इसके बीच का कोण, यानी कि यहाँ पे कई डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे इसका मान हमें बता देना है। तो हम जानते हैं कि ये चतुर्भुज एक बन रहा है 4 गो भुजा से, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और 90 जोड़ दीजिएगा तो 180, और 180 में 50 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 230 डिग्री हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लीजिए, इसको माइनस कर दीजिएगा तो 0, 6 में से 3 घटेगा 3, यहाँ पे 1 हो गया, यानी कि बच कितना गया, 130 डिग्री। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79, लिखा है त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। तो इस तरह का जब भी प्रश्न देना तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए कि प्लस वाला में कौन सा कॉमन है, जो कॉमन होगा वही समकोण हो जाएगा। तो इसमें बी कॉमन है तो बी समकोण हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 80 नंबर प्रश्न क्या है, त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर BC इस तरह है कि AD बट्टा DB बराबर 4/7, तो AC यदि AC बराबर 6.6 सेमी तो ए बराबर क्या होगा। देखिए त्रिभुज बना लीजिए ABC, ये त्रिभुज हो गया, और DBC के समानांतर, यानी कि D जो खींचिएगा DE ये BC के समांतर है, और दिया क्या है AD बट्टा DB बराबर इतना दिया है, यानी कि AD बट्टा DB बराबर इतना, और AC बराबर पूरा इसका मान दे दिया है 6.6। तो प्रमेय होता है कि AD बट्टा AB क्या होता है, AD बट्टा DB, AD बट्टा DB, यानी कि AD बट्टा पूरा AB ले लीजिए, AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा EC होता है, AE बट्टा EC, ये समरूपता पर में होता है। ठीक है, तो AD का मान देखिए, इससे तुलना कीजिएगा तो AD का मान कितना, AD का मान हो जाएगा 4, और AB का है ना, तो AB है दोनों जोड़ करके, यानी दोनों जोड़ दीजिए तो 7 4 11 हो जाएगा, और AE हमें ज्ञात करना है। और EC का मान दिया हुआ है कितना, EC नहीं बल्कि पूरा का मान होगा AC का मान दिया हुआ है कितना, 6.6 दिया है। तो अब इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, चाहे इसको काट दीजिए, 11 छक 66, यानी 0.6 बार में कट जाएगा, और तीसरा तिरछी गुणा कर दीजिएगा तो AE बराबर निकल कितना जाएगा, 6 चौका 24 निकल जाएगा, 24 यानी 2.4, कितना निकलेगा, 2.4 निकलेगा। तो 2.4 वाला ऑप्शन है बी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81 में लिखा है कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या का अनुपात दिया और क्षेत्रफल का दे तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब भी वृत्त में त्रिज्या का अनुपात दे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर, और क्षेत्रफल का अनुपात दे त्रिज्या का अनुपात पूछे तो क्या कीजिए, उसको पाई का मान भर के सॉल्व करना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 4:9 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 लिखा है कि 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का योगफल का क्या होगा जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। यानी योगफल, यहाँ देखिए एरिया, कहने का मतलब कि यहाँ पे क्षेत्रफल होना चाहिए, इंग्लिश में जो दिया है एरिया दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल निकालिएगा तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान भर दीजिए, थीटा का मान 30 बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना 42, 42 इंटू 42, तो 7 छक 42 काट दीजिए, और इसको काट दीजिए 12 बार में, और 6 से 12 को काट दीजिए 2 बार में, और इसको काट दीजिए 11 बार में। तो 11 में 42 से गुणा कर दीजिए, 11 दूना 22 के 2, 11 चौक 44 से 2 46, यानी कि 462 सेमी स्क्वायर इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83। तिरासी नंबर क्या कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/4 मीटर हो तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो जब भी चक्कर पूछता है ना, तो एक चक्कर का मतलब होता है परिधि। तो वृत्त की परिधि निकाल दीजिए। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, पाई का मान 22/7 और आर का मान 35/44। तो 22 दूना 44 काट दीजिए और 2 से 2 काट दीजिए, 7×5 = 35 काट दीजिए, बचा क्या 5, यानी 5 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 84 नंबर। 12 सेमी व्यास के एक गोले का आयतन क्या होगी? 12 सेमी व्यास के गोले का आयतन पूछा है। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 और पाई दिया है तो पाई आर का पाई रहने दीजिए, और आर आर में निकाल दीजिएगा तो 12 का आधा 6 हो जाएगा, तो यानी कि 6 × 6 × 6 3 बार लिख दीजिए, क्यूब है तो 3 दूना 6 काट दीजिए और सबको गुणा कर दीजिए। 4 दूना 8, 6 48 और 48 छक 48 में 6 से गुणा कर दीजिएगा तो 288 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 288 घन पाई सेमी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 85। 85 नंबर लिखा है कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:5 और ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो जब भी इस तरह से पूछे तो इसका स्क्वायर करके इसमें गुणा कीजिए, यानी पहले वाला का स्क्वायर कर पहले वाला में गुणा, यानी 2 का स्क्वायर 4 गुणा कर दीजिए 5 से, बराबर 5 का स्क्वायर करके 2 से, तो 5 का स्क्वायर 25 और गुणा में 2, ये बराबर में है तो काट दीजिए, यानी कि अनुपात में है तो अनुपात में तो काट दिया जाता है, कटेगा तो 2 दूना 4 कट जाएगा और 5×5 = 25 कट जाएगा, 5×5 = 25, यानी 2:5 बचेगा। बचेगा कितना? इधर बचा 2, इधर बचा 5, यानी 2:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86। 86 नंबर के किसी घन का आयतन 2744 सेमी क्यूब है तो इनकी भुजा क्या होगी? तो इस तरह का प्रश्न जब भी पूछे तो ये घन का आयतन का मतलब होता है कि ए क्यूब, यानी कि कहने का मतलब कहीं ना कहीं इसका घनमूल घन किया गया है, तो इसमें से देख लेना ऑप्शन के अनुसार कि किसका घनमूल होगा। तो ये 14 का घनमूल इतना होता है। आप लोगों को कम से कम 15 तक घनमूल याद रखना है, ताकि परीक्षा में समय कम लगे बनाने के लिए। 15 तक घनमूल याद कर लीजिएगा, घन और घनमूल। ये दिया है कि cos 59 और sin 31, तो 59, 31, 90 इसका मान 1 हो गया। tan cot है, इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो 1 में 1 से गुणा की दीजिएगा तो 1 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 88। 88 नंबर प्रश्न लिखा है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल XYZ है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन हो जाता है √3 एक XYZ हो जाए, माने √x XYZ हो जाएगा। कैसे होता है? तो संलग्न फलकों का क्षेत्रफल का मतलब XY बराबर x दिया है, यानी कि LB BH LH होता है। LB का मान x और BH का मान y और LH का मान होता है z। तो कहने का मतलब कि इसको गुणा कीजिएगा तो ये होता है V²। तो V² बराबर कितना? XYZ हो जाएगा। V का मान निकालिएगा तो रूट चढ़ जाएगा, XYZ हो जाएगा। V बराबर XYZ। तो कहने का मतलब कि आयतन पूछा है ना, तो आयतन पूछा है तो √XYZ हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89। लिखा कि यदि शंकु के आधार की त्रिज्या r है एवं उनकी ऊंचाई h हो तो शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन का सूत्र पूछा है तो 1/3 πr² h होता है। सूत्र याद रखना बिल्कुल जरूरी है, सूत्र का एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा आप लोग परीक्षा में जाने से पहले। r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धगोला पूछा है तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr², तो ये वाला ऑप्शन है 3πr², ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 लिखा है कि माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले उसको बढ़ते क्रम में सजाया जाता है, जैसे यहाँ पे हम सजा दिए हैं बढ़ते क्रम में। तो माध्यिका जब भी पूछे तो अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है ना, 8 गो तो 3 गो इधर से 3 गो इधर से छाड़ दीजिए, इसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 8 7 15, 15/2, 15 को 2 से भाग दीजिएगा तो 7.5 हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कहा है कि प्रथम 10 सम प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 10 सम प्रकृत यानी सम का है तो 10 क्या होगा? 2 के पहाड़ा हो जाएगा, 2 4 6 8, तो 10 के पहाड़ा 2 के पहाड़ा को जोड़िएगा ना, तो 2 के पहाड़ा को जोड़िएगा तो कितना होता है? 110 होता है। और माध्य का है तो 10 गो का है तो 10 से भाग दे दीजिए, तो 0 से 0 कटा, बचा कितना? 11, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है 93। लिखा है 37 और 45 का समांतर माध्य है। 37 और 45 का समांतर माध्य क्या होगा? तो जब भी समांतर माध्य पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 35 और 37 जोड़ दीजिए तो 7 5 12 के 2 और 4 3 7 1 8 हो जाएगा। 7 5 12 के 2 और 4 3 7 1 8 बट्टा में 2 से कर दीजिए तो 41 दूना होता है 82। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 94 दिया कि यदि किसी बराबरता सारणी का माध्य 28 एवं बहुलक 16 है तो इसकी माध्यिका होगी। तो ये वाला सूत्र याद रखिएगा कि थ्री माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। थ्री माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। और दिया क्या है? माध्य का मान दिया है 28 और बहुलक का मान दिया है 16, यानी कि थ्री माध्यक बराबर बहुलक का मान कितना 16 और प्लस 2 माध्य का मान 28 है। तो थ्री माध्यक बराबर 28 दूना 56, 56 में 16 को जोड़ दीजिए तो 56 में 16 जोड़िएगा तो 16 प्लस 56 यहाँ पे लिख दीजिए, 56 में 16 जोड़ दीजिए तो इसको जोड़िएगा 6 6 12 के 2 5 2 7 72 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए इसको, 24 यहाँ 72, यानी कि राइट आंसर कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो मानक विचलन होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता है, और ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96 नंबर प्रश्न लिखा है कि 7 8 9 7 8 9 9 3 4 5 का बहुलक क्या है? तो बहुलक का मतलब जो अधिक बार है, अधिक बार कौन है? 9 आया है, 9 3 बार आया तो 9 इसका बहुलक हो जाएगा। एक पूछा जाता है परिसर, तो जब परिसर जब भी पूछे तो सबसे बड़ा वाला में से सबसे छोटा वाला को घटा देंगे। एक और बनता है इसमें कि बहुलक अगर दे दे, दो गो संख्या बराबर दे दे, जैसे मान लीजिए कि 9 3 बार है तो अगर 8 3 बार दे दिया होता तो तब क्या किया जाता है? जब दोनों बराबर रहता है तो उसमें जो बड़ा होगा उसको लिया जाता है। याद रहेगा। 97 किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा? तो कोई भी घटना हो तो उसकी प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 98 कि दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? तो दो सिक्का को उछालने पर परिणामों की संख्या 4 होता है। इसको याद कर लीजिएगा कि एक सिक्का उछालिएगा तो परिणाम 2 गो होगा, 2 सिक्का उछालिएगा तो 4 गो होगा, और 3 सिक्का उछालिएगा तो 8 गो होगा, और 4 सिक्का उछालिएगा तो 16 गो होगा, 5 सिक्का उछालिएगा तो 32 गो होगा। इसी तरह से बढ़ते जाता है। उसी तरह से लूडो के पासा की बात करें तो एक बार उछालिएगा तो 6 गो, 2 बार उछालिएगा तो 36 गो। इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। 99 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि पीई बराबर 0.07 तो पीई डैश यानी पीई नॉट का बराबर मान क्या होगा? तो सूत्र पढ़े क्या है? सूत्र होता है कि पीई प्लस पीई नॉट बराबर 1 होता है। तो पीई का मान पूछा है, पीई नॉट का मान पूछा है ना, तो ही जाके इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 में से इसको माइनस कर लीजिए 0.07 को, तो 1 में से 0.07 घटेगा तो 0.93 बचेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 100 नंबर लिखा है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। तो ये था 100 प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा, और इसमें का सब्जेक्टिव एक बार जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें से निश्चित ही है कि ये परीक्षा में आएगा ही आएगा। सब्जेक्टिव दिख रहा है, इसको पॉज करके आप लोग इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न की लघुत्तरीय कुल प्रश्न कितना 30 गो रहेगा, जिसमें से बनाना कई गो है? 30 गो में से मात्र बनाना है कगो 15 गो बनाना है। और दीर्घोत्तरीय कितना रहेगा? 5 गो रहेगा, जिसमें से बनाना है कितना है? दीर्घोत्तरीय 5 गो रहेगा, जिसमें से कितना बनाना है? दीर्घोत्तरीय रहेगा 8 गो। कितना रहेगा? 8 गो। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 8 रहेगा, जिसमें से बनाइएगा कगो 4 गो बनाइएगा। कहने का मतलब कि 200 का क्वेश्चन बनता है, लेकिन बनाना 100 नंबर का है। तो आसानी से आप लोग क्या कीजिए, बना लीजिएगा। इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन दिख रहा है, वीडियो को पॉज करके आप लोग जरूर बना लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है। 12 13 14 15 16 ये 17। उसके बाद आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है। 18 19 20 21 22 और ये 23। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे यहाँ दिया है 24 नंबर प्रश्न। 24 25 26 27 28
ये हो गया 29। ये तो प्रश्न निश्चित है कि ये परीक्षा में आएगा ही आएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 30 हो गया, 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ तक था लघुत्तरीय। अब यहाँ से स्टार्ट क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। 30 के बाद से 31 नंबर दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 31 और 30 तक 8 गो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से केवल 4 गो बनाना है और प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है। ये 31 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न, अब यहाँ पे दिया है 33 नंबर प्रश्न, साफ साफ दिख रहा है। और 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे दे दिया, 35, 36, 37 और ये एक दे दिया है 38। यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न दिख रहा है। तो इस प्रश्न का एक बार आप लोग रिवीजन आज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कल के एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।